तो हे गाइस, इस एनिमे का भी सेकंड एपिसोड आ गया है। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम गुन्नवा और उसकी पूरी टीम को देखते हैं जो कि एक खतरनाक से मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और उनकी हालत बहुत ही खराब होती है। और वहीं हम देखते हैं उन्होंने एक नए मेंबर को भी ऐड कर लिया है जो कि एक हीलर था, लेकिन वो भी किसी काम नहीं आ पा रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यूलिशिया कुतुरो को बता रही होती है कि तुम्हें रॉयल टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब में एक डायरेक्टर के तौर पे चुनने का फैसला किया हुआ है। फिर कुतुरो बोलते हैं क्या सच में मुझे? यूलिशिया कहती है तुम बड़ी आसानी से क्रिस्टल को एक मैजिक क्रिस्टल में बदल सकते हो, आखिरकार ऐसे ही टैलेंट को तो होना चाहिए। और फिर वो बोलता है क्या तुमने सच में सुना है, कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? वो परेशान हो जाती है और बोलती है ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन सच है। फिर कुतुरो बोलता है अच्छा ठीक है तो उनको मना कर देना। फिर बोलती है क्या सच में? फिर वो अपने मन में सोचता है मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर वो यूलिशिया को बताता है अभी तो मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ इसलिए मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। ये सुनने के बाद यूलिशिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर कुरुतो पूछता है तुमने उन मैजिक स्टोन का क्या किया? यूलिशिया बताती है मैंने उन्हें बेच दिया और मुझे जो पैसे मिले वो मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है। कुरुतो बोलता है तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यूलिशिया बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैं सारा पैसा रख लेती तो मैं तो गिल्ट से ही मर जाती। फिर कुरुतो पूछता है क्या कुछ हुआ है? यूलिशिया बोलते है नहीं तो फिर आज भी हम डिगिंग करेंगे ना? फिर कुरुतो बोलता है हाँ आज हम बहुत अच्छी तरीके से करूंगा और पहले से भी ज्यादा मैजिक स्टोन निकालने की कोशिश करूंगा। यूलिशिया पूछती है लेकिन तुम कर पाओगे? क्या तुमने अच्छी तरीके से नींद भी ली है? फिर वो बोलता है हाँ मैं 6 घंटे सोया हूँ। फिर ये सुन के यूलिशिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है अगर ये 6 घंटे सोता ही है तो इसने घर कितनी देर में बनाया होगा। ये सब कुछ तो यूलिशिया सोच कर ही पागल हो जाती है। फिर अगले सीन में वो दोनों क्रिस्टल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर कुरुतो वो यूलिशिया से कहता है तुम वहां पर जाओ और मैं दूसरी जगह बताता हूँ, लेकिन ध्यान रखना 50 मीटर से ज्यादा टेक मत करना। यूलिशिया ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि 25 मीटर भी उसके लिए काफी ज्यादा है, लेकिन वो तो 50 बोल रहा है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते में निकल जाती हैं और कुछ समय बाद शाम हो जाती है। यूलिशिया को बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद एक गोल्डन स्टोन मिल जाता है जिसको पकड़ के वो काफी ज्यादा खुश होती है और कह रही थी इसको बेचने के बाद मुझे और भी ज्यादा अच्छे कॉइन मिल जाएंगे। और वो कुरुतो को बोल देगी इसे मैजिक स्टोन में बदलने के लिए, लेकिन वो उसे फ्री में काम नहीं करना चाहती थी। फिर वो उसकी मदद करने जा रही होती है और वो सोचती है आज शायद उसने इतने ज्यादा स्टोन कलेक्ट नहीं किए होंगे, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो वहां तो उसने पूरी की पूरी केव भी खोद दी थी। और फिर वो उस केव के अंदर जा रही होती है और उसे देखिए वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचे उसने इतना एक्सेप्ट नहीं किया होता कि वो इतना ज्यादा बोल देगा। वो केव बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। और फिर वो तभी कुरुतो कुछ रॉक्स लेके आ जाती है और बोलती है मुझे माफ करना आज मुझे कुछ ज्यादा कीमती चीजें नहीं मिल पाई हैं। और फिर कुरुतो बोलते है ये स्टोन ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। फिर वो बोलती है ये स्टोन तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। कुरुतो बोलता है इनको शायद मिथ्रिल बोलता है, ये मेरे गाँव में काफी ज्यादा मिलता है इसलिए हम इनको फेंक देते हैं। फिर यूलिशिया ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाती है और बोलती है मिथ्रिल तो एक बहुत ही कीमती स्टोन है, ये तो गोल्ड और प्लेटिनियम से भी ज्यादा कीमती है। और फिर वो बोलती है अगर ये इतने ज्यादा रेयर स्टोन को भी मामूली कह रहा है तो आखिरकार वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उससे पूछती है तो आखिरकार तुम यहाँ पे क्या ढूंढने आए हो? फिर कुरुतो बोलता है मैं यहाँ पे ओनिकार्मल स्टोन को ढूंढने आया हूँ। यूलिशिया तो और भी ज्यादा शौक हो जाती है और बोलती है इसको तो मेटल का गॉड कहा जाता है। फिर वो बोलता है तुम इतने ज्यादा शौक क्यों हो रही हो, ये तो कहीं पर भी मिल जाता है, ये इतना ज्यादा मामूली चीज नहीं है, अगर मिट्टी के 7 किलोमीटर दूर खोदोगे तो ये आसानी से मिल सकता है। तो ये सुनने के बाद थोड़ी अपने मन में कहती है 7 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और बोलती है अब शायद मुझे इसके बाद और भी ज्यादा शॉकिंग चीजें देखने को मिलेंगी। और उसने पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तो पूरा खोद डाला था और बोलती है तुमने तो पहाड़ के बीच में एक रास्ता खोद दिया है। फिर कुरुतो बोलता है तो क्या फिर मैं इसे वापस भर दूं? फिर यूलिशिया बताते हैं नहीं तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में हमें बताया जाता है कि वो लोग 2 दिन माइनिंग करने के बाद वापस आ चुके होते हैं और जो पत्थर के बीच में उन्होंने रास्ता बनाया था वो समाया से लौट के टाउन को सही जोड़ देता है और वो आपस में जाने के लिए इस्तेमाल होने लग गया और उससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं और वो अपना टैक्स भी पे कर पाती है। तभी अचानक से कुर के पीछे वंदना आ जाती है और उसे देख के वो पूछता है कि वंदना आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या बाकी सब भी तुम्हारे साथ आए हुए हैं? वंदना कहती है नहीं ड्रैगिंग फैंग पार्टी अब वो और नहीं रही, बहुत कुछ हुआ है। और फिर वो बताती है कि पास्ट में जो गुन्नवा था वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और खाना अच्छा ना होने की वजह से वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है और रेस्टोरेंट के लोग बोलते हैं कि पकड़ो इसे पकड़ो, इसने पैसे नहीं दिए हैं। तभी वहाँ पे वंदना आ जाती है और कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ था और तुम गुस्सा हो गए हो। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है उसने जो मीट बनाया था वो अभी भी है। वंदना बोलती है वो तो अब खा चुके हैं। कुन्नवा कहता है जल्दी से कुर को पकड़ के लाओ, अगर वो मना करे तो उसे बता देना कि मुझे मारने के लिए मुझे 2 मिनट भी लगेंगी। वंदना कहती है तुम चिंता मत करो। फिर वो गुन्नवा से टेलीपोर्टेशन स्टोन लेके वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके पीछे काफी सारे गार्ड पड़ जाते हैं जो उसे पकड़ रहे होते हैं। ये देख के वंदना अपने मन में कहती है अब तुम पकड़े जाओगे और मैं तुम सब जेल में ही मिलने आऊंगी। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ कुरुतो को नहीं बता सकती और उससे बताती है कि मुझे भी उस फ्रेंड से निकाल दिया गया है। फिर कुरुतो बोलता है ये तो बहुत बुरा हुआ। और जो वहाँ पे वंदना थी उसे उसके असली टैलेंट के बारे में पता था, उसे पता था कि वो बहुत ज्यादा काम कर
चुका है। फिर वो कहने लगती है, कुरुतो तुम हेलो वर्क पर जा रहे हो ना काम ढूंढने के लिए? फिर कुरुतो हाँ बोलता है। वंदना कहती है, तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मेरा एक दोस्त है और उसकी वर्कशॉप में मदद के लिए कोई आदमी चाहिए, तो क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? फिर वो थोड़ा कंफ्यूज था और तभी वंदना बोलती है, तुम्हें तो पता ही है इस कंट्री में सिर्फ 15 एडिलियर मास्टर है जिनके पास परमिशन है और उन्हें मदद की जरूरत है, तो तुम्हें मदद तो करनी चाहिए। फिर वो अपने ऊपर डाउट करता है, तो क्या मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा? वंदना बोलती है, ऑब्वियसली तुम उनके काम आओगे, मैं तुम्हें रिकमेंडेड कर रही हूँ। फिर वंदना उसको उस जगह का मैप दे रही थी और उसे पता चलता है जो वर्कशॉप था जिन्हें एटिलियर फर्स्ट एड कहा जाता है, उनके पास एटिलियर वेपन, एटलीस्ट बुक्स, एटिलियर मेडिकल सारी फैसिलिटीज होती हैं। और कुरुतो उसके पते पे उस घर पे पहुंच जाता है और कहता है, ये तो एक वर्कशॉप नहीं लग रहा है किसी का घर है। फिर वो बेल हो जाता है, तभी अंदर से एक छोटी सी एक लड़की आती है। वो तो कहता है, तुम तो इतनी ज्यादा छोटी है और तुम एक एटिलियर मास्टर हो? फिर वो लड़की बोलती है, क्या तुम्हें एल्व्स के बारे में नहीं पता है? फिर वो बोलता है, मुझे माफ करना, क्या तुम एटिलियर मास्टर हो? मैं एटिलियर मास्टर की असिस्टेंट हूँ। फिर कुरुतो बोलता है, मुझे वंदना ने रिकमेंडेड किया। फिर वो लड़की खुश हो जाती है और उसे अंदर ले जाने लगती है। फिर वो जब अंदर आते हैं तो कुरुतो बोलता है, यहाँ तो बहुत सारा गंदगी मची हुई है। फिर लड़की बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैं साफ सफाई में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए इस किचन को साफ कर दोगे? तभी एटिलियर मास्टर आते और वो कहते हैं, मुझे माफ करना, मुझे उनके पास जाना होगा। तभी कुरुतो साफ सफाई करने के लिए रेडी हो जाता है और ठीक 30 मिनट के बाद वो पूरे किचन को साफ कर देता है। और तभी वो किसी को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते हुए वो एक कमरे में चले जाता है, जिस कमरे में एक लड़की कपड़े उतार रही होती है। और उसको देखकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने आया था। वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं, शायद से मिशेल ऑफिस संभाल रही होगी। कुरुतो कहता है, ठीक है। और तभी वो जाने वाला होता है, तभी उसके पेट में एक वो मार्क देखता है। वो लड़की कहने लगती है, ये असल में एक कर्स है, मुझे किसने दिया है। फिर कुरुतो बोला, क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? फिर वो लड़की मान जाती है और कुरुतो उस मार्क को टच करने लगता है। वहीं पर अपने मन में कहता है, इस कर की वजह से तो शायद इस बॉडी अंदर से मरती जा रही होगी, अब शायद से इसे भूख भी नहीं लगती होगी। तभी उस लड़की को भूख लगनी शुरू हो जाती है और फिर वो एम्बैरेस फील करने लगती है। कुरुतो बोलता है, अच्छा हुआ, इसको अभी तक भूख लगना बंद नहीं हुआ। और फिर वो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आता हूँ। जिसके बाद वो सीधा नीचे किचन में चले जाता है और उस लड़की के लिए खाना बनाने लगता है। फिर हम यूलिशिया को देखते हैं जो सारे स्टोन को बेचने गई होती है और तभी बोलते हैं, इन सब का टोटल 50,000 गोल्ड कॉइन होता है। यूलिशिया फिर पूछती है, तुम्हें क्या लगता है अगर उसके बारे में किसी को पता चल गया तो उसके साथ क्या होगा? वो बोलती है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो सकता है या फिर उसे मारा भी जा सकता है। आखिरकार वो एक बंदे के पास इतना टैलेंट कैसे हो सकता है? यूलिशिया कहती है, मैंने सुना है कि वो पहले ब्लैक ड्रैगन फ्रेम के काम करता था। तो वो शॉक हो जाती है और कहती है, तो तुम आखिरकार उस लड़की के साथ अब क्या करने वाली हो? यूलिशिया कहती है, मुझे लगता है कि मुझे मास्टर बना देना चाहिए या फिर मैं उसे अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगी, क्योंकि ये सब कुछ सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। तो अब बात यह है कि मैं उसे कैसे बनाऊंगी, क्योंकि उसे अपने पावर्स के बारे में पता ही नहीं है। दूसरी तरफ वो खाना बना रहा होता है, तभी वो लड़की अपने मास्टर के साथ आ जाती है और वो किचन को इतना शार्प देके पास ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी बताने लगता है, मैंने आपका किचन बिना बताए यूज किया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर वो बोलती है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम अब क्या कर रहे हो? फिर बोलता है, मैं ऊपर एक लड़की है, मैं उसके लिए खाना बना रहा हूँ। और फिर ये शौक हो जाती है और बोलती है, तुम उस लड़की से मिल चुके हो? लड़का बोलता है, क्या मैंने कोई गलती कर दी? फिर वो लड़की बोलती है, फिर तुम्हें इस बात को सीक्रेट ही रखना पड़ेगा। फिर वो बोलता है, ठीक है, लेकिन क्या मैंने कुछ गलती कर दिया? और फिर ये कहती है, आज के लिए तुम्हारा इतना ही काम काफी, और फिर उसे पैसे दे देती है। तो वो कहती है, कल इसी वक्त पे आ जाना। और वो 3 सिल्वर कॉइन लेके बोलता है, क्या मैं इतना डिजर्व करता हूँ? फिर वो बोलता है, इतना मॉडिश में तो ये काफी ज्यादा कम है। और फिर वो वहां से चला जाता है और तभी हम देख पाते हैं ऑफिलिया उसके लिए खाना लेके जा रही होती है और बोलती है, तुम्हारे कपड़े तो अभी उतरे हुए हैं। फिर वो लड़की बोलती है, और लड़की कहती है, मैं अपने आप ये नहीं कर सकती। फिर ऑफिलिया बोलती है, मैं जानती हूँ तुम्हें हर वक्त किसी ना किसी जरूरत पड़ती रहती है। फिर ऑफिलिया बोलती है, रुको जरा, इसके खाने से पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसके अंदर जहर वहर तो नहीं मिला हुआ। फिर वो लड़की कहती है, ऐसा नहीं है, ये खाना उस लड़की ने बनाया है ना? फिर बोलता है, हाँ, लेकिन उस लड़की का तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती कैसे होगी, तुम तो अभी अभी मिले हो। फिर लड़की कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, मैं उस लड़की को देख के काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, और वैसे भी मैं अब मरने ही वाली हूँ, तो मैं और मरते वक्त मैं किसी को ऐसे ही विश्वास करना चाह रही हूँ। फिर वो बोलती है, अब तुम यही कहना चाहती है तो मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं डालूंगी। और फिर जब उसे खाती है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और फिर वो सोचने लगती है कि जरूर उस लड़की ने उसके अंदर कुछ मिलाया होगा। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी वो लड़की खड़ी हो जाती है और बोलती है, मास्टर क्या हुआ? फिर वो बोलती है, ओफिलिया क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी हम देख पाते हैं कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और वो बोलती है, मेरा कर्ज ठीक हो चुका है। फिर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा कर्ज तो काफी ज्यादा फेड हो गया है। तभी हम एक अनजान शख्स को देख पाते हैं, वो बोलता है, मुझे माफ करना, उन्होंने कर्ज को तोड़ दिया है, मैं उसको जल्दी से रिकर्ज करता हूँ। फिर उसका जो बॉस था वो बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे ही मरने वाला है। और फिर हम वापस देख पाते हैं ऑफिलिया मिमिको के पास आती है और कहती है,
मुझे तुम्हारे साथ कोई डिस्कस करना है। मिमो को कहती है कि यूलिशिया काफी ज्यादा बेवकूफ है, वो किसी को भी नहीं बताएंगे, आप उस पर ट्रस्ट कर सकती हो। अभी वो जो लड़की थी वो अपना मास्क उतार देती है और उसको देख के यूलिशिया मिमो को काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और अपना सिर झुका के उनको नमस्ते बोलती है। फिर वो बोलती है ये कोई और नहीं बल्कि थर्ड प्रिंसेस है, और वो बोलती है मुझे पता चला था कि आप सिख हो। फिर उसके असिस्टेंट बोलती है ऐसा नहीं है, वो सिख नहीं थी बल्कि किसी ने इसके ऊपर कर्ज किया होता है। और मिमो को बोलती है मुझे लगता है कर्ज काफी ज्यादा ताकतवर था ताकि आपको इतना टाइम लग गया था ठीक करने के लिए। फिर मिमो को बोलती है चलो मैं चेक करती हूँ वो कर्ज किसी ने किया है। फिर वो प्रिंसेस थी वो बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो कर्ज टूट चुका है। फिर वो बोलती है ये इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं था, ये सब कुछ कुरुतो की वजह से हुआ है। कुरुतो का नाम सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मान लो कि उनकी पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया। अगर आपको ये वाला एपिसोड थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलता हूँ फिर मैं अगले नया एपिसोड लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।